नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुक्तामाला सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट रजिस्टर्ड विद सेंटर काउंसिल फॉर होम्योपैथी एंड डेली होम्योपैथिक बोर्ड। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, या जिसे बवासीर भी कहते हैं। पाइल्स से रिलेटेड पूरी जानकारी लेते हुए हम बात करेंगे पाइल्स क्या होता है, इसकी ग्रेडिंग क्या होगी, कितने टाइप का पाइल्स होता है, क्या लक्षण होते हैं, जिसकी पाइल्स की किस्म क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिल सकते हैं, क्या कारण होता है जिसकी वजह से पाइल्स डेवलप हो जाता है, ऐसी कौन कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिसका एक्शन पाइल्स के केस में होता है, और ऐसे कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स हैं, कौन कौन सी प्रिवेंटिव चीज़ें हैं जिसको फॉलो करते हुए पाइल्स ना हो इस तरीके का ध्यान रखा जाए, और अगर हो गया है तो उसकी रिकरेंसी को कैसे रोका जाए, और अगर पाइल्स के का एक अगर पाइल्स की वजह से एक बार ऑपरेशन हो गया है तो उसकी रिकरेंसी को कैसे रोके, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको होम्योपैथी और हेल्थ से रिलेटेड इसी टाइप की वीडियो की जानकारी चाहिए भविष्य में भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर जो भी वीडियो आए आपको उसकी जानकारी मिल सके। तो अब बिना देर करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं पाइल्स। हमारे शरीर में दो अंग होते हैं, रेक्टम और एनस। रेक्टम में जो स्टूल होता है या जो मल होता है थोड़े समय के लिए कलेक्ट होता है और एनल ओपनिंग के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और ये रेक्टल एरिया और एनस वाला जो एरिया होता है इसमें छोटी छोटी वेन्स की सप्लाई होती है। तो बेसिकली पाइल्स क्या होता है, इन वेन्स का प्रोट्रूजन या स्वेलिंग होता है कि इन वेन्स में सूजन आ जाती है, जो हमें पाइल्स के रूप में देखने के लिए मिलता है। बेसिकली दो टाइप की पाइल्स होती हैं दोस्तों, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल पाइल्स जो है, अगर वेन्स का इन्वॉल्वमेंट रेक्टल एरिया का होगा तो इंटरनल पाइल्स उसको बोलेंगे, और अगर वेन्स का इन्वॉल्वमेंट एनल एरिया का होगा तो उसको एक्सटर्नल पाइल्स बोलेंगे। इंटरनल पाइल्स ज़्यादातर केस में हमें एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के थ्रू देखने के लिए नहीं मिलता है। हम एक्सटर्नली उसको देख के नहीं बता सकते हैं कि इंटरनल पाइल्स है या नहीं। उसके लिए डॉक्टर आपको इंटरनली फिंगर से एग्जामिन करके बताएगा कि वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम इंटरनल पाइल्स और नॉट। बट एक्सटर्नल पाइल्स में क्या होता है कि एक्सटर्नली डॉक्टर एग्जामिन करके या एक्सटर्नली आपको भी पता चल जाएगा, थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे देख के पता चल जाएगा कि एनल एरिया के अराउंड में छोटे छोटे वेन्स का प्रोट्रूजन है, जो कि पाइल्स के केस में देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ग्रेडिंग के बारे में। बेसिकली 4 ग्रेडिंग होती है पाइल्स के केस में। ग्रेड 1 में लगभग ज़्यादातर केसेस में कोई सिम्टम नहीं आता है, कोई प्रोट्रूजन नहीं आता है एनल एरिया में, कोई आपको एनल एरिया के अराउंड में कोई प्रोट्रूजन या वेन की स्वेलिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। सेकेंड ग्रेड में कभी कभार जो है वेन्स का प्रोट्रूजन या छोटे छोटे उभार आपको एनल एरिया के अराउंड में देखने के लिए मिल सकता है, और वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। थर्ड ग्रेड में ये जो प्रोट्रूजन है एनल एरिया के एनल ओपनिंग के अराउंड में, ये जो प्रोट्रूजन है, ये उभार है, देखने के लिए मिलता है, और वो आपको मैनुअली या फिंगर से रिसीव बैक करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है ताकि वो पीछे की तरफ चला जाए। और अगर आप उसको मैनुअली पुश बैक करेंगे तो ये जो उभार है पीछे की तरफ चला जाएगा। बट फोर्थ ग्रेड में ये जो उभार है नल एरिया के अराउंड में, जो उभार होता है, ये मैनुअल ये आपको नल एरिया के अराउंड में देखने को तो मिलेगा ही, मगर अगर आप मैनुअली उसको पुश करने की कोशिश करेंगे तो वो अंदर की तरफ नहीं मूव होगा, रिसीव बैक नहीं होगा। तो ये बेसिकली 4 ग्रेडिंग होती है पाइल्स के केस में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में या लक्षण के बारे में। लक्षण बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर केस में पाइल्स के केस में लक्षण नहीं आते हैं और ये बहुत ज़्यादा सीवियर भी नहीं होते हैं। बट कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो कि एक सीवियर या कंडीशन हो सकती है या इमरजेंसिकल कंडीशन हो सकती है, जिसमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या कॉमन सिम्टम्स आएंगे पाइल्स के केस में। हम जो क्या क्या कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमें पाइल्स के केस में देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है कि एनल एरिया के अराउंड में वेन्स का प्रोट्रूजन या उभार, एक तरीके से गुच्छे टाइप का उभार होता है, वो आपको देखने के लिए, गुच्छे टाइप का नहीं भी हो तो 1 या 2 वेन्स का जो उभार है वो ऑब्जर्व करने के देखने के लिए मिल सकता है।
इसके अलावा उस एरिया में ईचिंग हो सकती है, बैठने में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, मोशन पास करते टाइम आप मोशन पास करते टाइम पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है। बट ये अगर सिर्फ पाइल्स है तो पाइल्स के केस में मोशन पास करते टाइम थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट या स्लाइट पेन भी हो सकता है। बट अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एक्सक्रीशिएटिंग पेन हो रहा है मोशन पास करते टाइम पे, तो दोस्तों पाइल्स के साथ हो सकता है कि फिसर भी डेवलप हो रहा हो। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास फिजिकली जाके एग्जामिन करवाना चाहिए ताकि रूल आउट हो सके कि ये कहीं पाइल्स के साथ साथ फिसर तो नहीं हो रही। तो आप इसके लिए आप डॉक्टर के पास भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा लक्षण होता है वो होता है मोशन पास करने के साथ स्टूल में ब्लड आना। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर इंटरनल पाइल्स है तो एक्सटर्नल टाइप पाइल्स के कंपैरिजन में ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। एक्सटर्नल पाइल्स में जनरली उतनी ब्लीडिंग नहीं होती, और एक्सटर्नल पाइल्स में इंटरनल पाइल्स के कंपैरिजन में थोड़ी ईचिंग ज़्यादा हो सकती है, जो कि इंटरनल पाइल्स में कंपेरेटिवली कम होती है। बट जो एक्सटर्नल पाइल्स होता है दोस्तों, एक बहुत ही डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है इंटरनल और एक्सटर्नल पॉइंट पाइल्स के बीच में, कि एक्सटर्नल पाइल्स जो होता है उसमें पेन ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू इंटरनल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स से थोड़ा, क्योंकि इंटरनल पाइल्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है एक्सटर्नल पाइल्स के कंपैरिजन में, तो ब्लीड आउट करके निकल जाता है। बट एक्सटर्नल पाइल्स में एंगोर्जमेंट हो जाता है, वेन्स जो होते हैं ब्लॉक हो जाती है, किसी किसी केस में वो थ्रोम्बोज हो जाती है, वहाँ पे जो ब्लड का कलेक्शन होने लगता है। तो ये एक थ्रोम्बोज्ड पाइल्स का जो केस होता है, ये एक इमरजेंसिकल कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है पेशेंट को। तो इस केस में स्पेशली इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे कारण के बारे में और रिस्क फैक्टर के बारे में, कैसे कौन कौन से कारण है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से पाइल्स हो जाता है या पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। तो जिसमें दोस्तों अगर लोअर रेक्टम में किसी भी कारणवश प्रेशर पड़ता है तो वो पाइल्स को लीड करता है। अगर लोअर रेक्टम में प्रेशर पड़ता है तो वो पाइल्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं, या पाइल्स होने का ये कारण हो सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे लोअर रेक्टम पे प्रेशर पड़ सकता है। तो सबसे पहले आता है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। अगर बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, कब्जियत चल रही है, तो पाइल्स की दिक्कत, ये पाइल्स का एक कारण हो सकता है। अगर लंबे समय तक डायरिया चल रहा है तो एक पाइल्स का कारण हो सकता है। अगर आप वेट लिफ्टर है, हैवी वेट लिफ्टर है, और जो प्रेशर है वो लोअर रेक्टम में पड़ रहा है, तो भी ये पाइल्स का कारण हो सकता है। अगर आप ओवरवेट हैं तो भी एक पाइल्स को ये एक तरीके से जो है लीड करता है। और अगर मोशन पास करते टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, या आप स्ट्रेन देते हैं मोशन पास करते टाइम, तो भी पाइल्स की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनमें पाइल्स होने के कंपेरेटिवली चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी के केस में इंटरनल पाइल्स स्पेशली होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में पेल्विक एरिया में जो प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जियत होती है, कब्जियत की वजह से स्टूल पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से पाइल्स डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं। एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आफ्टर 50 जैसे जैसे वेन हमारे कमज़ोर होते हैं तो इसकी इलास्टिसिटी कम होती जाती है, तो भी ये एक पाइल्स का एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। दूसरा, अगर आप ओवरवेट हैं तो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है ये पाइल्स का। दोस्तों अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, कि जिसका एक्शन पाइल्स के केस में बेस्ट होता है। दवाइयाँ बताने से पहले मैं आपको ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर ज़रूर डालना चाहूँगी, ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब भी आप दवाइयाँ लें एक बार अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि वो आपकी जो डिसीज़ है, जो आपकी बीमारी है, उसका प्रॉपरली फॉलोअप कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो पाइल्स के लिए बेस्ट होम्योपैथिक दवाई में सबसे पहले आता है एस्क्यूलस हिप्पो 30। दिन में 2 बार लेने से पाइल्स की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा आता है एलोसुक्रोटिना 30। अगर पाइल्स खास तौर से डायरिया की वजह से हो रहा है और एनल रीजन के अराउंड में जो वेन्स का प्रोट्रूजन है गुच्छे के फॉर्म में हो रहा है, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं उस फॉर्म में हो रहा है, और वार्म एप्लीकेशन से, गर्म चीज़ के अप्लाई करने से, गर्म हॉट वाटर में बैठने से अगर आपको रिलीफ मिल रहा है, तो
एजोस्टिक्रोटेरा 30 दिन में 2 बार लेने से पाइल्स को ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा एक मेडिसिन जिसका जो आप अगर लोकली अप्लाई करें तो जो डिस्कम्फर्ट है, जो पेन है, जो इचिंग की प्रॉब्लम है, वो आपको उसमें टाइम बिंग के लिए थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। और ये बहुत ही एक ऐसी मेडिसिन है जो अगर आप अप्लाई करते हैं, इमीडिएटली अप्लाई करते हैं, आपको पेन हो रहा है, ईचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें डेफिनेटली आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। तो इस मेडिसिन का नाम है मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका क्यू। मिमोसा प्यूडिका क्यू को अब कैसे लेना है ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें 1:1 का रेशो लेना है। 1 ड्रॉप कोकोनट ऑयल और 1 ड्रॉप मिमोसा प्यूडिका क्यू का आपको लेना है। अगर मतलब 1:1 का रेशो लेना है। अगर 5 ड्रॉप ले रहे हैं तो अगर 5 ड्रॉप आप कोकोनट ऑयल का ले रहे हैं तो 5 ड्रॉप्स आपको मेडिसिन का लेना है। उसको अच्छे से मिक्स करके फिंगर से, स्टेलाइज फिंगर से, और जो एनल एरिया है जहाँ पे आपको सेंसेशन हो रहा है, इचिंग हो रही है, पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे उपचार, कुछ ऐसे प्रिवेंटिव चीज़ें जिसे अगर हम फॉलो करें तो पाइल्स से बचा जा सकता है या पाइल्स की रिकरेंसी से बचा जा सकता है, या अगर एक बार ऑपरेशन हो गया है तो दोबारा पाइल्स ना हो, इससे बचा जा सकता है। जिसमें सबसे पहले आता है कि आपको हाई फाइबर डाइट लेना है। हाई फाइबर डाइट में जिसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है, इस तरीके की चीज़ें लेनी है जिसमें आप 2 फ्रूट ले सकते हैं स्पेशली। वैसे तो आप जो फ्रूट्स में ज़्यादातर फ्रूट्स में फाइबर कंटेंट होता है, बट 2 फ्रूट्स में आपको स्पेसिफिकली पाइल्स के लिए बता रही हूँ, एक एप्पल और दूसरा पपाया। इसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है और ये कॉन्स्टिपेशन होने से रोकता है, तो ये पाइल्स होने से भी आपको कहीं ना कहीं बचाएगा। इसके अलावा 2 सुपर फूड मैं आपको बता रही हूँ जो कि आप अगर अपनी डेली लाइफ में उसको फॉलो करते हैं तो पाइल्स की रिकरेंसी नहीं होगी, और अगर कभी पाइल्स से आपको नहीं हुआ है तो मैक्सिमम चांसेस है कि भविष्य में भी पाइल्स की दिक्कत नहीं होगी। तो उसमें से सबसे पहले आता है अंजीर। अगर आपने अंजीर पहले नहीं लिया है, उसका सेवन पहले नहीं किया है, तो कोशिश करिए कि पहले हफ्ते में आप 1 पेयर ओवरनाइट सोक करके उसको लीजिए सुबह खाली पेट। और अगर आप उसका फ्रिक्वेंटली सेवन करते हैं तो 6 से ज़्यादा मत लीजिएगा। 6 अंजीर को ओवरनाइट सोक करके आप अर्ली मॉर्निंग खाली पेट ले सकते हैं। दूसरा सुपर फूड आता है चिया सीड। चिया सीड 1 स्पून आप नाइट में सोक करके आप उसको रख दीजिए, मॉर्निंग में लेमन हनी वाटर के साथ आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको वज़न कम करना चाहिए। बैड फैट डाइट नहीं लेनी चाहिए, जो मैदे वाली चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करना चाहिए। आप हैवी वेट लिफ्टर हैं तो कोशिश करिए कि जो वेट है वो उतना ना उठाएं जिससे लोअर रेक्टल एरिया में प्रेशर पड़े, तो ये थोड़ा सा अवॉइड करिए। अगर मोशन पास करते टाइम अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देने की या प्रेशर देने की हैबिट है तो वो थोड़ा सा आप अवॉइड करिए। तो ये इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं जिसे फॉलो करते हुए हम अपने पाइल्स की रिकरेंसी को कम कर सकते हैं, या अगर कभी पाइल्स की दिक्कत नहीं हुई है तो भी उससे बचा जा सकता है। तो ये था दोस्तों पाइल्स से रिलेटेड पूरी जानकारी, लगभग पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक पूरी तरीके से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।